नमस्कार बच्चों। तो हमने पिछली कक्षा में शब्द और पद के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको शब्द और पद के बारे में सब कुछ समझ में आया हो। जैसा कि हमने कहा था कि अब हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक है हमारा सिलेबस के हिसाब से रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। आप नाम को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। टॉपिक क्या है? रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा कि आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब हमने इस हेडिंग में शब्द पढ़ा, एक शब्द पढ़ा वाक्य, दूसरा शब्द पढ़ा रूपांतरण, ठीक है। दोनों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो वाक्य का अर्थ तो सब कोई जानता है, सेंटेंस हम सब यूज करते हैं, जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। रूपांतरण का मतलब चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना कैसे? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा पढ़ते हैं ना, उसी तरह हिंदी में भी है, ठीक है। तो वाक्य को बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। तो हम आगे बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य क्या है, ठीक है। तो वाक्य क्या है? एकाधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एकाधिक यानी एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है। तो क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे ऋषि घर जाता है, मैं घर जाता हूँ, तुम खाना खा रहे हो, वह सो रहा है। कोई भी ये सेंटेंस है जहां पर एक या एक से अधिक वाक्य हो, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या जानना है हमें? वाक्य के अंग, ठीक है। वाक्य के अंग क्या होते हैं? तो वाक्य के अंग होता है दो, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, संरचना के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। संरचना यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम जो सेंटेंस लिखते हैं, तो वो जो लिखने का नियम होता है ना, जैसे इंग्लिश में हम जब लिखते हैं सेंटेंस तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह हिंदी में जब लिखते हैं तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यही लिखते हैं। तो वो जो संरचना है, उस नियम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो किसी भी वाक्य के दो अंग माने गए हैं, ठीक है। तो वाक्य में दो अंग क्या क्या नाम है? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। हिंदी में जो उद्देश्य और विधेय है, वही इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ना, सबको पता होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। एक सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक वही चीज है हिंदी में उद्देश्य और विधेय, दोनों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस है और उसमें जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, ठीक है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। वो क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। वह उद्देश्य कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ऋषि घर जाता है, ये जो सेंटेंस है, इसमें घर जाता है, घर जाना की बात किसके बारे में कही गई है? ऋषि के बारे में ना। तो ऋषि क्या होगा? उद्देश्य होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस वाक्य में ऋषि के बारे में कुछ कहा गया है, अर्थात ऋषि वाक्य का उद्देश्य है, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं विधेय के बारे में। तो विधेय में क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, ठीक है। तो अब अभी हमने उद्देश्य में क्या पढ़ा? उद्देश्य में हमने ये पढ़ा कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो क्या है? उद्देश्य है। अब इसके दूसरे वाले पार्ट को देखना है, विधेय में क्या है? तो विधेय में उद्देश्य के बारे में यानी किसी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है वो सब विधेय है। जैसे ऋषि घर जाता है, उद्देश्य में ऋषि घर जाता है में ऋषि उद्देश्य था, तो विधेय में क्या होगा? बाकी सारा पार्ट घर जाता है। यानी विधेय में क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। यानी उद्देश्य ऋषि था, तो ऋषि के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सब क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, यानी प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस वाक्य में ऋषि के लिए घर जाने की बात कही गई है, अर्थात घर जाता है इस वाक्य का विधेय है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वाक्य के भेद। आप सोच रहे होंगे कि वाक्य रूपांतरण पढ़ना था, वाक्य कन्वर्ट करना था, लेकिन ये क्या क्या बता रहे हैं।
वाक्य रूपांतरण के लिए हमें इन सब का जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा है कि मैं इन क्लासेस में, इन वीडियोस में प्रिसाइजली जो टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे कि आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो सके। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना डिटेल्स में जा सकूं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाक्य के भेद जानेंगे हम। वाक्य के भेद क्या है? अभी हमने पढ़ा वाक्य के अंग, और अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। ठीक है, यहाँ से हमारा मुख्य चीज शुरू हो रहा है। तो यहाँ क्या है, वाक्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वाक्य जो भेद है उसमें दो बेस पे उसके भेद किए जाएंगे। तो वो दोनों बेस क्या है, दोनों भेद क्या है, आधार क्या है? तो पहला आधार है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जब होगा तो उसका कोई मीनिंग होगा, यानी अर्थ होगा, और दूसरा एक और सेंटेंस होगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। होता है ना ऐसा कुछ सेंटेंस जिसका मीनिंग नहीं होगा। तो अर्थ के आधार पर यही दो प्रकार है। मैं यहाँ उसका बस आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद माने गए हैं, जो सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य। सार्थक वाक्य यानी जिसका अर्थ होता है, जिस वाक्य का अर्थ होगा, और निरर्थक वाक्य यानी जिस वाक्य का अर्थ नहीं होगा। ठीक है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो हमारे टॉपिक का नहीं है। और दूसरे वाला आधार क्या था? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, ये नोट ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? पाठ्यक्रम के अनुसार हम केवल रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जरा याद कीजिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में टॉपिक के बारे में क्या कहा था? रचना के आधार पर। मैंने कहा था ना, इस बात को ध्यान से सुनिए। तो अभी समझ गए कि मैंने क्यों कहा था। तो अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद या वाक्य रूपांतरण। ठीक है, तो अभी देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद है। ठीक है, वो 3 भेद क्या क्या है? तो ये है सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये 3 भेद है। और हमें हिंदी में 3 तरह के ही वाक्य होते हैं। हमें जो भी पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर, इन्हीं 3 के बारे में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला जो है साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है ये? सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अभी हमने पढ़ा ना उद्देश्य और विधेय, इसीलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अभी हमें यहाँ उद्देश्य और विधेय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या होगा? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। तो हमने अभी एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था, ऋषि घर जाता है, यानी अगर उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है तो वो भी क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। तो सरल वाक्य जो होगा उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय भी होगा, और उसमें क्या होगा? एक ही क्रिया होगा। अब ऋषि घर जाता है में क्रिया कौन सा था? जाता क्रिया है ना। अब आप पूरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक ही क्रिया है ना, काम एक ही शब्द से पता चल रहा है ना, जाता है। और कोई शब्द तो काम के बारे में नहीं बता रहा है, और वही मुख्य क्रिया भी है। तो दूसरा कंडीशन भी हो गया उसमें। और क्या हो गया इसमें? तीसरा वाला, माफ कीजिए, हाँ, अगला जो कंडीशन है उसमें क्या है? इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं, यानी इसमें 2 वाक्य नहीं आएंगे, एक ही वाक्य आएगा। ठीक है, अब आप नीचे कुछ एग्जांपल्स देखिए। वर्षा हो रही है, इसमें देखिए वर्षा हो रही है, वर्षा उद्देश्य है, हो रही है विधेय है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी, होना, एक ही मुख्य क्रिया है। और तीसरा क्या है? इसमें उपवाक्य नहीं होगा, यानी और कोई वाक्य नहीं होगा, एक ही वाक्य होगा, है ना, एक ही वाक्य। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सेम कंडीशन है, सारी कंडीशन है इसमें। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद कार्यालय पहुंचती है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि एक ही वाक्य है लेकिन लंबा है। अब तक हमने छोटे छोटे पढ़ा,
तो ये जरूरी नहीं है कि सरल वाक्य होगा तो छोटा ही होगा, वो लंबा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे लिखा है नोट में कि यह जरूरी नहीं है कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, बल्कि वे लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें वो सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे। ठीक है, अभी आप देखिए, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के जो जो मैंने कंडीशंस बताए वो सारे के सारे इसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है दूसरा वाला, क्या, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को जानने से पहले एक और चीज हमें जानना पड़ेगा, और वो क्या होगा, उपवाक्य। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि और कोई उपवाक्य नहीं होगा, तो उपवाक्य किसे कहते हैं, तो जान लेते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं। ऐसा पद समूह यानी पदों का समूह, हमने शब्द और पद में पढ़ा कि पद क्या होता है, तो ऐसा पद समूह, पदों के समूह को ही तो वाक्य कहते हैं ना। तो क्या है, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, यानी ऐसा पदों का समूह जिसका अपना अर्थ होता है। तो मैंने कहा ना कि जब कोई वाक्य होगा तो उसका कोई अर्थ होगा, तो वो जो वाक्य है वो क्या है, पदों का समूह है, उसका अपना अर्थ तो होगा ही। तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं, यानी उपवाक्य एक ही वाक्य होगा और उसमें एक उद्देश्य और विधेय होगा और जिसका अपना अर्थ होगा। ये तीन कंडीशन जहां भी होगा, पूरा होता होगा, वो एक उपवाक्य कहलाएगा। क्या क्या कंडीशन है, एक तो उसका अपना अर्थ होना पड़ेगा, दूसरा वह एक ही वाक्य होना पड़ेगा, और तीसरा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जिसमें होगा वो उपवाक्य कहलाएगा। अब देखिए, उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर यानी प्रायः शुरुआत किससे होता है, कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि होता है। यानी जब भी कोई उपवाक्य शुरू होता है उसके पहले ये जो यहाँ से जो सारे शब्द हैं यहाँ तक, इनमें से कोई एक शब्द होता है। प्रायः होता है, ऐसा गारंटी नहीं है कि हर जगह होगा ही, नहीं भी हो सकता, लेकिन अधिकांशतः होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप समझिए उपवाक्य किसे कहते हैं। अब आगे जाते हैं हम संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य में क्या है, संयुक्त का अर्थ क्या समझते हैं, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जॉइंट। ठीक है, अब इसी नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। पहला कंडीशन क्या बताया जाता है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। अब तक हमने जो सरल वाक्य पढ़ा, सरल वाक्य में क्या पढ़ा कि एक ही वाक्य होगा, लेकिन यहाँ दो वाक्य होंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य क्या होता है, यहाँ दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं और दोनों एक योजक शब्द, योजक मतलब हम जानते हैं जोड़ने वाला, ऐसा कोई शब्द होगा जो दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देखिए, क्या है, एक एग्जांपल ये है कि मुझे खांसी थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे। तो यहाँ दो वाक्य है, मुझे खांसी थी एक वाक्य हो गया, मैं विद्यालय नहीं जा सका दो वाक्य हो गया ना। और दोनों को जोड़ने वाला क्या है, इसलिए है ना, ये इसलिए क्या है, योजक शब्द है ना, जोड़ रहा है ना दोनों को, तो ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा में क्या लिखा है, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं। ठीक है ना, इसमें ये जो इसलिए है ना आया ना, ये इसलिए यहाँ आ गया। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया गया, और भी बहुत सारे शब्द है जो और भी हो सकते हैं योजक शब्द, मैंने यहाँ जितना मुझे याद आया मैंने लिख दिया है। ठीक है, तीसरा एक और है, दो उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ जो दो वाक्य है दोनों के बीच
समानाधिकरण संबंध है। समानाधिकरण यानी समान अधिकार होता है, दोनों वाक्यों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है या कम इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे खांसी थी, एक वाक्य, खांसी थी, दूसरा मैं विद्यालय नहीं जा सका, दोनों है। ठीक है, ये कंडीशन थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, वह बाजार गया और उसने फल खरीदा, तो यहाँ भी 2 सेंटेंस है, वह बाजार गया और को अगर हटा दे तो दूसरा सेंटेंस क्या आता है, उसने फल खरीदा। 2 सेंटेंस है, पहला कंडीशन हो गया, फिर दूसरा कंडीशन में कोई योजक शब्द जुड़ा होगा, ये जुड़ा हो गया, आ गया, और तीसरा क्या है, दोनों समानाधिकरण होंगे। वह बाजार गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसने फल खरीदा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह से सारे जितने नीचे एग्जांपल्स दिए गए इसमें भी आप देखेंगे तो सेम चीजें दिखेगी। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये ही ट्रिक हमेशा काम आएगा। ठीक है, अभी जब भी आप संयुक्त वाक्य देखेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। अगर नियम के अनुसार जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये मिलेगा कि 2 वाक्य होगा और बीच में एक योजक शब्द जुड़ रहा होगा, जैसे ये जितने बोल्ड किया हुआ ये सब वर्ड है ना, तो इसे हम देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये योजक शब्द लगा है तो ये जरूर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि यही सही है, मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो इसको वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है, इसमें कहा गया है कि दोनों वाक्य समानाधिकरण होंगे, यानी दोनों समान अधिकार वाले होंगे। जब भी संयुक्त वाक्य होगा वहां पे जो भी योजक शब्द होगा, ये जो इसलिए, और, परंतु, या, और, किंतु, ये जो जितने शब्द है ना, अगर इन सारे एग्जांपल्स में से इन शब्दों को अगर हटा देंगे ना तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा, दोनों में से कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप देखिए पहले वाक्य में, पहले वाले एग्जांपल में मुझे खांसी थी, और दूसरा वाक्य बनता है मैं विद्यालय नहीं जा सका, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों आराम से चल रहे हैं, एक के नहीं होने से भी दूसरा आ सकता है, दूसरा चल जाएगा, है ना। मुझे खांसी थी इसका भी एक अर्थ है, और मैं स्कूल नहीं जा सका इसका भी अर्थ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं लिखूं कि मुझे खांसी थी तो मैं ये वाक्य नहीं लिख सकता कि मैं विद्यालय नहीं जा सका, मैं दोनों में से किसी एक को लिख सकता हूँ अगर अलग अलग लिखना पड़े तो। यानी यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब भी आप योजक शब्द को हटा देंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि संयुक्त वाक्य है या नहीं है। ठीक है, समझ गए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। और यहाँ एक नोट है, संयुक्त वाक्य में कभी कभी अव्यय शब्द जो है उसका लोप होता है। आप अव्यय शब्द जानते होंगे जो कभी नहीं बदलता है। अव्यय शब्द वो होता है जो किसी भी कारण से, काल, कर्म, क्रिया, किसी भी कारण से जो शब्द हमेशा एक जैसा ही लिखा जाता है वो होता है अव्यय शब्द, है ना। आप अव्यय के बारे में ठीक से पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अव्यय शब्द होता है ना उसके बदले उसका लोप कर दिया जाता है, यानी उसको गायब कर दिया जाता है, उसके बदले यहाँ कोमा लगा कर लिख दिया जाता है। जैसे क्या सोचा था क्या हो गया, अब यहाँ क्या होना चाहिए था, क्या सोचा था और क्या हो गया, ये हो सकता था ना, कोमा के बदले और लगा सकते थे। तो कभी कभी क्या होता है, और को हटा के यानी अव्यय शब्द को हटा के कोमा भी लगा दिया जाता है, यानी अव्यय शब्द का लोप भी कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मिश्र वाक्य, ये अंतिम है, ये अंतिम नियम है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिश्र का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं मिश्र कहने से। मिश्र का मतलब मिला हुआ, है ना, मिक्स्ड MIXED या मिक्स MIX, यही ना, तो ये सेम है, इसका अर्थ बिल्कुल वही है जो हम और आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, पहला नियम क्या है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य हमने समझ लिया था, और इसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये कंफर्म है कि यहाँ एक वाक्य से ज्यादा ही उपवाक्य होंगे, यहाँ एक उपवाक्य नहीं होगा, यहाँ
एक से अधिक उपवाक्य होंगे ही, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, यानी हमने पढ़ा कि उपवाक्य किसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ये जो मिश्र वाक्य जब भी लिखा जाएगा जहां भी होगा उसमें क्या होगा, एक तो आपका प्रधान मुख्य उपवाक्य होगा, एक उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा क्या होगा, उस पर आश्रित होगा। अब मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ आपको क्या है। आश्रित मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी यहाँ पहले कहा गया कि यहाँ एक से अधिक उपवाक्य होंगे, तो जब एक से अधिक उपवाक्य होगा तो उसमें से एक उपवाक्य जो होगा वो सबसे मेन होगा और बाकी के जो उपवाक्य होंगे उस पर डिपेंडेंट होंगे। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो क्या हो रहा है, बिजली चली गई कब, जैसे ही शाम हुई, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, यानी बिजली चली गई मुख्य उपवाक्य है और उस पर डिपेंडेंट कौन है, जैसे ही शाम हुई, ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आप और नेम पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। फिर क्या लिखा गया, जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो ये हम समझ गए, जो भी उपवाक्य डिपेंडेंट होगा मुख्य उपवाक्य पे, प्रधान उपवाक्य पे, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा नियम क्या आता है, ये योजक जो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जैसा, तैसा, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं, यानी इनमें जो मिश्रित वाक्य में जो एक उपवाक्य को, प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जो जोड़ता है, जो शब्द, जो योजक शब्द होता है, वो ये सारे शब्द हो सकते हैं, जो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जैसा, तैसा, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब पहले क्या कहा गया था, ये पहला एग्जांपल है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। सबसे पहला कहा गया कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य होंगे, तो यहाँ दो उपवाक्य मिल रहा है आपको, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, दो मिल गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या कहा गया, दूसरा वाला कहा गया कि इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। तो ऐसा है, इसमें है या नहीं, तो इसमें दो उपवाक्य हो गए। अब इसमें से एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा, तो ये भी हम ढूंढ सकते हैं। बिजली चली गई ये उपवाक्य है और जैसे ही शाम हुई ये भी उपवाक्य है। अब इसमें कौन मुख्य उपवाक्य है और कौन आश्रित है, ये भी ढूंढ सकते हैं हम आराम से। तो मुख्य उपवाक्य क्या है, मुख्य उपवाक्य कौन सा होता है, जो मुख्य काम को अंजाम दे रहा होता है। तो बिजली चली गई, यहाँ मुख्य काम यही है, तो ये क्या होगा, मुख्य उपवाक्य है और जैसे ही शाम हुई ये आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो उपवाक्य है ना, है इसमें, छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो इसमें अब एक मुख्य है और एक आश्रित है और इसमें योजक शब्द लग गया है, जो और वे, ठीक है ना, जो मैंने बोल्ड कर रखा है। फिर इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें भी आता है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो इसमें क्या है, आंधी आई और धूल उड़ने लगे, ये दोनों उपवाक्य है। इसमें से एक उपवाक्य प्रधान है और दूसरा आश्रित है और उसके बाद दो योजक शब्द लगे हुए हैं, जब और तो, ठीक है। उसी तरह अगला एक और उदाहरण है, क्या है, यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यहाँ वह दुबला पतला है, वह ताकतवर है, यहाँ दो अलग अलग उपवाक्य हैं, लेकिन दोनों में से क्या है, एक प्रमुख है और दूसरा आश्रित है ना। और दो योजक शब्द है, यद्यपि और तथापि, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसमें क्या है,
आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब ये भी एक मिश्रित वाक्य है। अब इसमें क्या लिखा गया है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। इसमें भी दो उपवाक्य है और योजक शब्द उसे जोड़ रहा है, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज है, इसके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बता देना जरूरी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। उपवाक्य को फिर से रिपीट किया गया यहाँ पे। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उपवाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। अब उपवाक्य में अभी तक हमने पढ़ा ना कि मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है, यानी एक जब हम वाक्य लिखते हैं तो उस पर डिपेंड करके बहुत सारे और सेंटेंसेस वाक्य हम लिखते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो उपवाक्य लिखते हैं उसमें से क्या होता है, एक उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है और बाकी जितने उपवाक्य होते हैं वो आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। और मुख्य उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो मुख्य उपवाक्य में जो क्रिया हो रही होती है ना, मुख्य उपवाक्य में जो काम हो रही होती है ना, वही मुख्य क्रिया होती है। मैं आपको बता देता हूँ फिर से पीछे जाके एक एग्जांपल में। यहाँ लिखा गया ना कि जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब यहाँ आप मुझे ये बताइए कि यहाँ शाम होना जरूरी है या बिजली का चला जाना जरूरी है। ऑफ कोर्स बिजली का चला जाना जरूरी है। तो यहाँ जो मुख्य क्रिया है वो किस में है, बिजली चली गई में ना। तो बिजली चली गई इसलिए प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य क्या है, जैसे ही शाम हुई, ये आश्रित उपवाक्य है। अब समझ गए कि कैसे पता करना है कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ठीक है। जिसमें मुख्य क्रिया होगी, जो मेन काम कर रहा होगा वाक्य का जो पार्ट, वही मुख्य उपवाक्य होगा, ठीक है। अब आगे एक चीज देखिए, आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। अब आप देखिए ध्यान से इसे सुनिए और देखिए। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः यानी अधिकांश जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है, ठीक है। तो आप पीछे के जो हमने वाक्य डिस्कस किए हैं, एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, उसमें आप ये सब देख सकते हैं। जिन भी शब्दों, माफ कीजिएगा, जिन उपवाक्यों का आरंभ इन शब्दों से हुआ होगा वे आश्रित उपवाक्य है। उनकी जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया नहीं होगी, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। अब इसमें आप सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि मुख्य क्रिया कहाँ है, मुख्य क्रिया कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो क्रिया है, जो काम है, कौन सा काम है। गीता का ठीक नहीं होना ये इम्पोर्टेंट है, दवाई समय पर नहीं ली ये इम्पोर्टेंट बाद में आता है, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ये मुख्य उपवाक्य कौन सा है, गीता अब तक ठीक नहीं हुई। और दूसरा क्या है, उसने दवाई समय पर नहीं ली, ये आश्रित उपवाक्य है। क्यों है, क्योंकि ये पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है और इसकी शुरुआत किससे हुई है, क्योंकि से हुई है। और क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ना यहाँ कि प्रायः आश्रित उपवाक्यों का आरंभ जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है, ठीक है ना। तो हमें मिल गया ये। अब एक चीज जान लीजिए, मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार से आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो उपवाक्य होता है, वो जो आश्रित उपवाक्य होता है, वो 3 तरह के होता है। क्या क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये सब नाम हम पहले से पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें उपवाक्य जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम के हिसाब से ही सब कुछ काम करता है। आपको बताता हूँ कैसे।
संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है? यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो संज्ञा उपवाक्य होगा वो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा जो होगी ना उसके स्थान पर इसका प्रयोग होता है। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करता है। उसके बाद संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल है, कृष्ण ने कहा कि, यहाँ कृष्णव लिखा गया है, तो कृष्णव ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखेंगे विशेषण उपवाक्य। इसमें क्या कहा गया? यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण है तो विशेषता ही बताएगा। तो ये जो उपवाक्य होगा ये प्रधान उपवाक्य की क्या बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, दूसरा नियम है, यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं देता है। ठीक है, और तीसरा, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसके, जिसने, जिससे आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। ठीक है, समझ गए? अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। ठीक है, यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, अब एक आखिरी बच गया है, ये आज का लास्ट है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें क्या होता है? क्रिया विशेषण, नाम से पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताता होगा। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। पहला क्या नियम बताया है? यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। बिल्कुल वही जो नाम में अर्थ निकल रहा है। दूसरा, इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। यानी ये जो उपवाक्य होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, इससे क्या क्या पता चलता है? काम के घटने की यानी काम के होने की रीति यानी स्टाइल, तरीका, फिर काम किस समय हुआ या काम किस दिशा में हुआ या काम किस स्थान पर हुआ या काम का परिणाम क्या हुआ, इन सब चीजों का पता चलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे वह समझाता है वैसे कोई नहीं समझाता, यानी काम करने का तरीके का पता चल रहा है। जहां वह रोज जाती है वहां मेरा घर है, यानी स्थान का पता चल रहा है, काम के स्थान का पता चल रहा है। ठीक है ना, तो ये हुआ मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो उपवाक्य होते हैं वो 3 तरह के उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है और ये वही सारे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अच्छी तरह से समझा पाया। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है या फिर पूरे टॉपिक में अगर कोई एक टॉपिक, कोई एक लाइन, कोई एक एग्जाम्पल या कोई एक डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ आपको, और आप इसे ध्यान से समझकर पढ़िए। आप इसमें से एक भी पार्ट को मत छोड़िए। हर चीज़ को समझ लेंगे तो आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आप अगर नहीं समझते हैं तो ये बहुत चांसेस है कि आपका किया हुआ वाक्य रूपांतरण गलत हो जाए। ठीक है, इसीलिए आप आराम से समझिए, पढ़िए, बार बार समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास जो भी किताब हो जिसमें रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करने को दिया गया हो उसका आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सिलेबस के अनुसार। तब तक के लिए